जैसे कि अभी जो यूपी का ही उदाहरण लेते हैं, प्रियंका गांधी लगातार पत्र लिख रही हैं, लेकिन जमीन पे जो स्थानीय नेता है उनकी तरफ से जो मेहनत होना चाहिए, चुनाव नजदीक है, वो नहीं दिखता। यहाँ तमाम आला नेता, आप भी अपने क्षेत्र में लगे थे हाल के वक्त में जिस तरह से जमीन पे थे, लेकिन एक बड़ा कार्यकर्ता या नेता जो होते हैं स्थानीय, वो जमीन पे उस तरह से नहीं लगते, चुनावी दृष्टिकोण से भी और पार्टी को जमीन के स्तर पे मजबूत करने के दृष्टिकोण से भी। तो इसको आप लोग एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? आदरणीय मित्र, मैं आपकी और हमारे अलाइस की भावना से अपने आप को जोड़ता हूं, और वो आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया तो उत्तर प्रदेश से ही शुरू करूंगा। ये कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा और हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जब हमारे लाखों लाखों मजदूर जो उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा और बंगाल के हमारे भाई बहन जो तपती गर्मी में नंगे पांव बच्चे को कोख में लिए जिंदगी के अगले दिन की रोटी कहां से आएगी ये नहीं जानते पैदल चले जा रहे थे, तो हजारों हजारों बसों का इंतजाम कांग्रेस पार्टी ने किया था। पूरे देश में विपक्ष में होते हुए भी 2-3 प्रांतों को मैं अगर छोड़ दूं तो जहां जहां हम विपक्ष में थे, करोड़ों रुपया हमारे प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का कांग्रेस पार्टी ने जमा करवाया था। और जहां हमारी सरकारें हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों ने मुफ्त उनके वापस लौटने का मोदी सरकार के संचालित रेलवे को पैसा देकर इंतजाम करवाया। आज भी जब आपदा का अवसर है तो कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में सेवा में लगी है, और भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन के बदले में पैसा बटोरने और वसूली में लगी है, जैसा हमने कल देखा। क्या कारण है? क्या कारण है कि कर्नाटका में भाजपा के एक विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी और मोदी जी के चहेते के चाचा हैं, वो बीबीएमपी का वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल में भिजवाकर 500 रुपये वसूलने का वीडियो आपके चैनल्स ने दिखाया? क्या कारण है कि फर्जी इंजेक्शन बेचते लोग जो पकड़े गए, उनके तार सीधे भाजपा से जुड़े हैं और मोदी जी उनकी तारीफ में उन्हें मुबारकबाद के कसीदे पढ़ते नजर आए? तो एक तरफ भाजपा है और एक तरफ कांग्रेस है। हमारे भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कर्नाटक से आते हैं, पर उन्होंने जो काम किया उसकी तारीफ आप सबने और पूरे देश ने की, और युवा कांग्रेस ने जो काम किया, हम में और भाजपा में यही अंतर है। और राजनीतिक इच्छा, हमारे अंदर ना राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, ना संकल्पबद्धता की, ना कर्तव्य परायणता की। अगर हमें और मेहनत करने का देश आदेश देगा, जैसा आदेश दे रहा है आपके शब्दों के माध्यम से, तो उस भावना के आगे नतमस्तक होकर आज आपके माध्यम से मैं देशवासियों को कहूंगा, एक कांग्रेस के अदने कार्यकर्ता के तौर पर, कि कांग्रेस और ज्यादा मेहनत करेगी। कांग्रेस अपनी भूल सुधार लोगों से और ज्यादा जोर से जुड़ेगी। हम सब कुछ छोड़कर और ज्यादा सेवा करेंगे। हम देश को नई रास्ता और नई डगर दिखाएंगे, जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के पत्रों में हमने देखा। हम महामारी में सरकार को सकारात्मक और आलोचनात्मक दोनों सहयोग और सुझाव देंगे, और हम इस देश को सबसे पहले रख देशवासियों की सेवा करेंगे। ये मेरा विश्वास भी है और कांग्रेस का वचन भी। धन्यवाद सर। प्रीति जी सारस से, राष्ट्रीय सारस से प्रीति। सर नमस्कार। पहले तो सर जो रिपोर्ट आपने दी 7 साल की, इसके लिए एक आम नागरिक देश की होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि जो चीजें आपने गिनाई, यकीनन देश का नागरिक अगर उसको आकलन करे तो वो मानेगा कि ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आम जनता को पिछले 7 सालों में न सिर्फ जूझना पड़ा है, झेलना पड़ा है, और आज भी वो मशक्कत करने के लिए बाधित है। लेकिन बावजूद इसके मेरा सवाल मेरे दोस्तों से जुड़ा हुआ ही है। एक लोकतंत्र की खूबी यही होती है कि अगर विपक्ष मजबूत हो तो सत्ता में आसीन कोई भी पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। आपके नोट्स में शुरुआत में जब आपने बीजेपी की सरकार को निरंकुश सरकार
सरकार कहा और अब तक की सबसे विफल सरकार कहा, तो सवाल विपक्ष पर भी खड़ा उठना लाजमी हो जाता है कि अगर सरकार मनमानी कर रही थी तो कमी हम में कहां है कि हम उन्हें रोक नहीं पाए। पहला सवाल ये। लेकिन जैसा कि आपने पहले ही आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी काम करती रहेगी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अब तक जो मनमानियां हुई हैं या अब तक जिन चीजों की वजह से इस पिछले 7 सालों में बीजेपी पार्टी ने देश को बिल्कुल पीछे ला करके खड़ा कर दिया है, चाहे इकोनॉमिक मुद्दों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें या फिर दूसरे फ्रंट से, उसको सुधार के लिए आप कैसे लेकर के आएंगे? और लगातार जो आपकी पार्टियों को लेकर के उनकी तरफ से सवाल खड़े होते रहे हैं, उसे काउंटर कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे ही आप कोई सवाल खड़े करना शुरू करते हैं, वो आपकी पार्टी के शीर्ष को लेकर के ही सवाल खड़े करके शायद जनता को गुमराह कर देते हैं। ये समझना चाहूंगी। शुक्रिया प्रीति। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, प्रजातंत्र में विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, पर प्रजातंत्र में संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, प्रजातंत्र की मर्यादाएं, संविधान की परिपाटियां, कानून का शासन और कहने, सुनने, बोलने, सोचने, इन सब की आजादी, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप ये देखेंगे कि मोदी सरकार ने 7 साल में एक सुनियोजित षड्यंत्र से संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने न्यायपालिका पर आक्रमण किया, उन्होंने चुनाव आयोग पर अतिक्रमण किया, उन्होंने संसद को पंगु बनाने का षड्यंत्र किया, उन्होंने पत्रकारों से लेकर आम जनमानस की आवाज दबाने की साजिश की, उन्होंने विपक्ष को कुचलने का कुत्सित प्रयास किया। पर वो एक पुरानी कहावत है ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज से लोहा लिया, कांग्रेस पार्टी ने गरीबी से लोहा लिया, कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक कुरीतियों से लोहा लिया, कांग्रेस पार्टी ने जात पात और धर्म के विभाजन से लोहा लिया, कांग्रेस पार्टी ने देश को विकास से विनाश की तरफ ले जाने वाली ताकतों के सदैव दांत खट्टे किए। और आज मैं फिर ये कहता हूं, जब मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं और पूरा देश भुगत रहा है, मेरा देश भुगत रहा है, आपका देश भुगत रहा है, हमारा देश भुगत रहा है, कि ये देश मिलकर और कांग्रेस पार्टी सबसे आगे चलेगी, हम उन सारी ताकतों के दांत खट्टे कर देंगे जो विनाशकारी ताकतें हैं, विभाजनकारी ताकतें हैं, विघटनकारी ताकतें हैं, और जो दुर्भाग्य से सब्ज बाग दिखा, झूठे सब्ज बाग दिखा, सत्तासीन हो गई है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मोहित दुबे, न्यूज नेशन से। नमस्कार मोहित। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, पूछे। हाँ सर, नमस्कार, मैं मोहित दुबे बोल रहा हूँ। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 7 साल में मोदी सरकार ने शानदार काम किया है, और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रही है क्योंकि उसने 70 सालों में कोई काम नहीं किया है, और कांग्रेस की जो स्थिति अभी है वो उसके कार्यों का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रतिक्रिया का क्या जवाब देंगे आप? आदरणीय मित्र, देश अब भाजपा के जुमलों से थक चुका है। अब स्वपन जीवी, इवेंट जीवी की मन की बात नहीं, देश के काम की बात की आवश्यकता है। मैंने आपको ठोस आंकड़े दिए 7 महत्वपूर्ण पायदानों पर। जब हमने सरकार छोड़ी, मैं फिर याद दिलाऊंगा, तो 8% औसतन जीडीपी की ग्रोथ दर, बढ़ोतरी की दर थी। लोगों की जेब में पैसा था, गांव के मजदूर से लेकर शहर के गरीब तक। मध्यम वर्ग भी तरक्की कर रहा था, अमीर भी तरक्की कर रहा था, उद्योगपति भी तरक्की कर रहा था, फैक्ट्री का मालिक भी तरक्की कर रहा था, और फैक्ट्री का मजदूर भी तरक्की कर रहा था, किसान और साधारण व्यक्ति भी तरक्की कर रहा था। 8% की पॉजिटिव
ग्रोथ दर से आप देश को 7 साल में -8% पर ले आए हो, यानी 16% की गिरावट, और आप कह रहे हो सब चंगा सी। बांग्लादेश, जो इस देश ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर अपने हाथ से बनाया, वो देश ही 50 साल के बाद प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे निकल गया, और आप कह रहे हो सब चंगा सी। चीन ने आज भी भारत मां की सरजमी पर कब्जा कर रखा है, डेप्सांग प्लेन्स में, अरुणाचल के अंदर गांव बसा लिया, डोकलाम में चिकन्स नेक तक पक्की सड़कें बना ली। देश की सामरिक और भूभागीय अखंडता आज खतरे में है। दुश्मन हमारी सीमा के अंदर आकर बैठा है, और आप कह रहे हो कांग्रेस जिम्मेवार है। 22 लाख करोड़ रुपया आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर टैक्स लगाकर 7 साल में जनता की जेब से लूट लिया, और जिम्मेवार कांग्रेस है। पेट्रोल 100 रुपया को छू रहा है दिल्ली में, मध्य प्रदेश में 101 रुपया को पार कर गया, जहां दोनों जगह आपकी सरकार है। सरसों का तेल 200 रुपया लीटर पार हो गया 7 साल के अंदर, नहीं 1 साल के अंदर, और जिम्मेवार कांग्रेस है। लोगों का बजट बिगड़ गया, गृहिणियों के पास पैसा नहीं, और जिम्मेवार हम हैं। सत्ता में आप हैं, सत्ता का मेवा आप खा रहे हैं, सत्ता की मलाई आप लूट रहे हैं, वैक्सीन आप बेच रहे हैं, परंतु देश तड़प तड़प कर आखिरी सिसकियां ले रहा है, और जिम्मेवार कौन है? कोरोना महामारी में कोई ऐसा परिवार इस देश का बता दीजिए, आप पत्रकार साथी मौजूद हैं, आप अपना मन टटोल कर देख लीजिए, कोई ऐसा परिवार है जिसने अपना एक प्रियजन, एक दोस्त, एक संबंधी कोरोना में तड़प तड़प कर मरते ना देखा हो, जिसने ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें ना खाई हो, जिसने आईसीयू बेड के लिए गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर भीख ना मांगी हो, जिसने जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर, टोसिलाजोम के इंजेक्शन के लिए लुट लुट कर, पिट पिट कर एक एक जगह धक्के ना खाए हो, और आप कह रहे हो कि आप जिम्मेवार नहीं, देश भुगत नहीं रहा, कांग्रेस जिम्मेवार है। साथ ही इससे बड़ी विडंबना इस देश के अहंकारी पूंजी पोषक शासक की हो ही नहीं सकती। धन्यवाद। सर, जैनिन फ्रॉम एबीपी। जैनिन के बाद उमा, फिर आनंद पटेल। जी सर। रणदीप सर, 2 सवाल है मेरे। एक तो जो बीजेपी आप लोगों पर आरोप लगा रही है इंडियन स्ट्रेन को लेकर के, जिसका जवाब भी आप लोगों ने दिया है कोर्ट में सरकार के हलफनामे में ढूंढ करके, ये विवाद जो है ये क्या गैर जरूरी विवाद नहीं है? जिस तरीके से अपने ही देश की 2 पार्टियां जो है वो एक दूसरे पर हमले कर रही हैं इंडियन स्ट्रेन के नाम पर। एक तो ये है सवाल सर, और दूसरा गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके तहत पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता के लिए आमंत्रित किया गया है जो देश में रह रहे हैं, उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? दोनों ही सवालों पर आपका जवाब प्लीज। आदरणीय साथी, एक कहावत है हिंदी की, और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है। ये उनका शपथ पत्र है, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और मैं प्रणव जी को कहूंगा आप सबको भेज दें। ये है वो शपथ पत्र। इस शपथ पत्र में रविशंकर प्रसाद जी और मोदी सरकार ने कोरोना के वायरस के एक म्यूटेशन को इंडियन स्ट्रेन बताया है। तो अगर कोई सरकार का सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पढ़ दे तो अब वो अपराध कैसे हो गया? और सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपने पिछले कई महीनों से सीरो सर्वे ही नहीं किया इन्फेक्शन का। सवाल ये है कि आपने जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग करवाई ही नहीं, ये जानने के लिए कि इस देश में अब कितने किस्म का वायरस है, ब्राजील से कौन सा आया है, यूके से कौन सा आया है, अफ्रीका से कौन सा आया है, इत्यादि इत्यादि। सवाल ये है
कि जब इस देश के लाखों लोग सिसक सिसक कर मर जाएं, जब शमशान और कब्रिस्तान अटे रहें, जब गंगा मैया भी लाशों के ढेर से थक कर छलनी लहूलुहान होकर हजारों हजारों लाशों को अपने किनारे, अपने गंगा के किनारे वहां पर उनको दफन करने की मजबूरी हो जाए, तो इस देश में क्या सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? आपका दूसरे प्रश्न का जवाब मैं नोटिफिकेशन पढ़कर फिर दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आनंद जी, आनंद पटेल from India Today. Morning, sir. Though you have listed out the failures of the Modi government, and I have seen the press release which has a 7-pointer charge sheet against the 7-year rule of the Modi regime. But I would request you to list out at least 3 biggest shortcomings of Modi 2.0 if you can, sir. 3 biggest. 2.0. आनंद जी, हरियाणा की एक कहावत है और उसमें ये कहा गया, एक नालायक घर में जब बच्चा पैदा हो गया तो उसने पूरे घर को ही तहस नहस कर दिया। अगर मैं उसे साधारण हिंदी में बताऊं तो उसके ये मतलब, द ट्रूथ इज Modi government's 7 years are a story of immeasurable pain, insurmountable devastation, and unfathomable agony and anguish for nation's 140 crore people. Modi government has abandoned its people and abdicated its duty and responsibility in the middle of the COVID-19 pandemic. Modi government is guilty of attacking the poor, the middle class, the marginalized, instead of attacking the poverty. Modi government has decimated by a design and its failures a robust Indian economy into deep economic recession today. Modi government is responsible for runaway inflation, where petrol is crossing 100 rupees for the first time in 73 years and mustard oil is crossing 200 rupees a liter. Modi government is guilty of unpardonable compromise on national integrity as also our territorial integrity. Modi government has only given us pain. Modi government has only given us suffering. And Modi government has decimated the very edifice of democracy in this country. And we need to restore it as a nation together. Thank you. Thank you. Uma ji from NTV. नमस्कार उमा जी। नमस्कार रणदीप, मैं कम से कम शब्दों में अपना सवाल रखने की कोशिश करता हूं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के निर्विवाद नेता हैं और वो चेहरा थे कांग्रेस पार्टी के। 2024 में भी वो चेहरा रहेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी हमारे साथी लोग पूछ रहे थे कि विपक्ष की कमजोरी देखने में ये आ रहा है कि जो फ्रैक्चर्ड ऑपोजिशन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक एज का काम करती है, एज देती है बीजेपी को। क्या 7 साल के अपने विपक्ष के अनुभव में आपने ये सीखा है और क्या आगे आने वाले दिनों में विपक्ष के उन नेताओं को ज्यादा तरजीह देकर या उनको आगे कर कांग्रेस पार्टी एक ऐसा फ्रंट बनाने की कोशिश करेगी ताकि जो वोटों का बंटवारा होता है वो रुक सके? आदरणीय मित्र, मैं आपके सवाल की भावना की कदर करता हूं। आज सबसे जरूरी देश है, देश ही सबसे पहले है। और कांग्रेस नेतृत्व, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, वो श्री राहुल गांधी जी हो या हमारे पार्टी का दूसरा शीर्ष नेतृत्व हो, उनको इस बात का एहसास है कि आज देश को मोदी निर्मित आपदा से बचाना ही पहली प्राथमिकता है।
देश की तरक्की को दोबारा ढर्रे पर लाना ही पहली प्राथमिकता है। देश के लोगों की जेब में पैसा डालना और उनकी आय को बढ़ाना, बेरोजगारी को मिटाना, किसान के आंसू पहुंचना, मजदूर और गरीब उस तक पहुंच पाना, यही देश की प्राथमिकता है। और वो करने के लिए जो भी नीतिगत कार्य उन्हें करना है, वो कांग्रेस पार्टी उस पर बाकायदा विचार भी कर रही है। जहां तक सवाल है हमारे अलाइंस का, आप याद करिए 2004 में से पहले ये कहते थे कि कांग्रेस कोएलिशन में काम नहीं कर सकती। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये झुठलाकर दिखाया। और आज भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना मित्र कौन था जिन्होंने एनडीए बनाया? वो थे दो लोग। पहली थी शिवसेना, आज वो कांग्रेस उनके साथ मिलकर महाराष्ट्र में जनसेवा के कार्य में लगी है। हम इसी प्रकार से जूनियर पार्टनर के तौर पर एक और प्रांत, जहां से हमारे साथी प्रणब जी भी आते हैं, झारखंड में भी काम कर रहे हैं। हम कई और प्रांतों में, तमिलनाडु एक और बहुत बड़ा प्रांत, हम एक जूनियर पार्टनर के तौर पर वहां डीएमके के साथ काम कर रहे हैं। हमने बंगाल में एक और प्रयास किया, उसमें हम कामयाब नहीं हुए, पर हमने एक कोएलिशन पार्टनर चुना। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी वक्त की नजाकत को समझते हुए, परंतु हमारे लिए अपना अस्तित्व, कांग्रेस सबसे पहले है, क्योंकि कांग्रेस इस देश की आत्मा में है, कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस सोच है, कांग्रेस नीति है। और सभी पार्टियां कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा और सोच से निकली हैं। तो इसलिए कांग्रेस की उस सोच को आगे ले जाने और सुदृढ़ करने के लिए, जो भारत की आत्मा से जुड़ी है, हम हर संभव कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।